गुड मॉर्निंग। आज अपने सी एम ए इंटर ग्रुप 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर 8 का एमसीक्यू करेंगे। आज मैं जितना एमसीक्यू कराऊंगा आप यदि अच्छा से कर लेंगे 150 के आसपास एमसीक्यू कराऊंगा, उसको आप अच्छा से कर लेंगे, श्योर शॉट इस पेपर में पास हो जाएंगे। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन एग्जाम का। अब एग्जाम ऑनलाइन होगी आप लोगों को पता है, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके पास एमसीक्यू सही कीजिए, श्योर शॉट बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और मैं पूरा चैप्टर पूरा बुक को कवर कर दिया हूँ इस एमसीक्यू में। आज तक जितना एमसीक्यू आया सब कराया हूँ, सारा स्कैनर का क्वेश्चन भी कवर है। तो इस वीडियो को गलती से भी मत छोड़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अब एग्ज़ाम होगी ऑनलाइन, और सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 2 चीज़ आनी चाहिए। आपको सिर्फ टाइप करना आना चाहिए, सिंपल टाइप, अल्फ़ाबेटिकल टाइप्स और न्यूमेरिकल्स टाइप करना आना चाहिए। और कुछ दरकार नहीं है आपको कि टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे या सिंबल्स कैसे लिखेंगे, कुछ दरकार नहीं है। सब ऑलरेडी आपका आंसर शीट में दिया रहेगा, आपको खाली फिगर्स लिखना है, न्यूमेरिकल्स फिगर्स लिखना है, प्लस अल्फ़ाबेट यदि कुछ टाइप करना है, डेफिनेशन या थ्योरी क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको नॉर्मली टाइप करना और कुछ नहीं करना। सिर्फ आपको 2 चीज़ जानना जरूरी है कि आप कैसे टाइप करते हैं नॉर्मली, प्लस न्यूमेरिकली कैसे लिखना है, बस। और कुछ नहीं जानने का दरकार है कि फॉर्मूला कैसे लिखेंगे और क्या, सब चीज़ आपको ऑलरेडी दिया रहेगा। आप 3-4 बार डेली प्रैक्टिस कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा और आप आराम से पास हो जाएंगे। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बोल रहे हैं कि एमसीक्यू आप सही करेंगे, आप श्योर शॉट पास हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन एमसीक्यू, मेरा एमसीक्यू में 100% आपका 40 मार्क्स कवर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं ले रहा हूँ, पिकअप कर रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोलता है इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डेस इज एडेड टू इन्वेंट्री। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इन्वेंट्री जो होता है, आपका क्लोजिंग स्टॉक जो होता है स्टॉक, उसके साथ क्या क्या कॉस्ट ऐड होता है ये पूछ रहा है। याद रखिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों ऐड होता है, लेकिन एडिशनली क्या ऐड हो रहा है, फिक्स कॉस्ट। क्योंकि देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक प्लस पॉइंट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस एडिशनली ये फिक्स कॉस्ट को भी लेता है। तो इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट इज एडेड टू इन्वेंट्री। याद रखिएगा मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को नहीं लिया जाता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को लिया जाता है, एडेड कॉस्ट बोल के, ठीक है। एकदम सिंपल सा कॉस्ट फंडा। इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डेस इज एडेड टू इन्वेंट्री, फिक्स कॉस्ट इज एडेड टू इन्वेंट्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। द मीनिंग ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट इन प्रोसेस कॉस्टिंग इज डेस। प्रोसेस कॉस्टिंग में कन्वर्जन कॉस्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। आगे बेसिक फंडा जान लीजिए। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब वह सारा खर्चा जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने में लगा है। ऑल एक्सपेंडिचर अप टू मेकिंग फिनिश गुड्स, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स तक बनाने में जितना खर्चा लगा है उसको बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। मतलब समझ रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब ऑल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये दोनों कॉस्ट को मिला देने से कन्वर्जन कॉस्ट हो जाएगा। तो देखिए आंसर में क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सिर्फ आपको याद रखना कन्वर्जन कॉस्ट मीन्स डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। आप आराम से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजटेड कॉस्ट आर डेस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कॉस्टिंग इंटर रिलेटेड है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से हम बजट का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और बजट से हम स्टैंडर्ड कॉस्ट का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे से लिंकअप है, समझ में आया, तो उसको बोलते हैं इंटर रिलेटेड, ठीक है। वी कैन कैलकुलेट एससी मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट फ्रॉम बजटिंग कॉस्ट एंड वाइस वर्सा। बजट कॉस्ट से हम स्टैंडर्ड कॉस्ट में निकाल सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजट कॉस्ट आर इंटर रिलेटेड, बस इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4,
मैं जो बता रहा हूँ उसका खाली सुन लीजिए, आपको याद रहेगा। सेल्स बजट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेस्ट। सेल्स बजट देखिए, हर कंपनी में, हर बिजनेस में अलग अलग फंक्शंस होता है। मार्केटिंग फंक्शन, सेल्स फंक्शंस, फिनांस फंक्शन, अलग अलग फंक्शंस होता है और उस फंक्शंस का एक बजट बनता है। तो सेल्स बजट एक टाइप का फंक्शन है, सेल्स डिपार्टमेंट का एक टाइप का फंक्शन है। तो सेल्स बजट इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन बजट, एक प्रकार का फंक्शन बजट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है व्हेन ए डायरेक्ट वर्कर इज पेड ऑन ए मंथली फिक्स सैलरी बेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉल्स। ठीक है, बोलता है एक वर्कर को आप मंथली बेसिस पेमेंट कर रहे हो, मतलब मंथली सैलरी दे रहे हो। वर्कर को जनरली पेमेंट आवर बेसिस में होता है, माने कितना घंटा काम किया उस बेसिस पे पेमेंट होता है। जब वो आवरली बेसिस में टाइम पेमेंट होता है तो उसको क्या होता है ना कि आइडियल टाइम का पैसा नहीं दिया जाता है। लेकिन जब आप मंथली बेसिस में पेमेंट कर रहे हो तो आइडियल टाइम हो उसका कोई फंडा नहीं है, क्यों काम करे ना करे वर्कर को मंथली बेसिस पैसा मिल जाएगा। तो देखिए, पेमेंट नॉट मेड ऑन आवरली बेसिस सो नो आइडियल टाइम कॉस्ट। तो आइडियल टाइम का कोई कॉस्ट नहीं होगा, तो देयर इज नो आइडियल टाइम कॉस्ट, आइडियल टाइम का कोई पैसा नहीं होगा। समझ में आया? तो मंथली बेसिस वो मंथली दिया जाएगा, टाइम बेसिस में नहीं होगा तो टाइमली का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा, तो आइडियल टाइम का कोई कंसेप्ट आएगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए, एक बार मैं खाली रिपीट कर रहा हूँ शॉर्ट में। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या लिया जाता है? फिक्स कॉस्ट लिया जाता है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या लेना है? फिक्स कॉस्ट लेना है, काम खत्म। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजट कॉस्टिंग आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है। सेल्स बजट क्या है? एक प्रकार का फंक्शन बजट है। और जब वर्कर को मंथली बेसिस में सैलरी दी जाती है तो देयर इज नो आइडियल टाइम कॉस्ट, आइडियल टाइम का कोई कॉस्ट नहीं होता है, क्योंकि मंथली बेसिस में ले रहा है तो काम करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आइडियल टाइम का कोई कॉस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। मैं एक 5 क्वेश्चन कराऊंगा, उसका शॉर्ट में कराऊंगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन कॉस्ट। खाली इतना पूछेगा, विच स्टैंडर्ड डील्स विद डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, बस इतना याद रखना है। डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन कॉस्ट विच स्टैंडर्ड? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, बस। इन ए जॉब कॉस्ट सिस्टम कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड। जॉब कॉस्टिंग सिस्टम में जो कॉस्ट है स्पेसिफिक जॉब के बेसिस में एक्यूमुलेटेड होता है, बस इतना याद रखना। कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड बाय स्पेसिफिक जॉब। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है देयर इज अ लॉस एज पर फिनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट टू 10,600। बोलता है जब मैंने फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, मैंने बैलेंस शीट और पीएल बनाया तो पीएल अकाउंट में मेरा 10,000 लॉस था, 10,600 रुपये का लॉस था। ठीक है, डोनेशंस, ठीक है, डोनेशंस नॉट शोन इन कॉस्ट अकाउंटिंग अमाउंट टू 6,000। जब मैंने कॉस्ट शीट बनाई तो कॉस्ट शीट में तो डोनेशन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट वुड बी द प्रॉफिट और लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट है या लॉस है कितना का होना चाहिए। ठीक है, यही चीज बोला है। तो देखिए सीधा सा है, जब मैंने बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट बनाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से तो मैंने 6,000 डिप्रिसिएशन का डेबिट किया, तो फाइनेंशियल अकाउंट में लॉस कितना है? 10,600 का। तो जब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो कॉस्ट शीट में डिप्रिसिएशन नहीं लेते हैं तो उतना रुपया से लॉस उसका कम हो जाएगा। तो 10,600 माइनस 10,600 का लॉस है, माइनस 6,000 से लॉस कम हो जाएगा, तो नेट लॉस 4,600 होगा, क्योंकि डोनेशन नॉट शोन अंडर द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में डोनेशन नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। मार्जिनल कॉस्टिंग कौन सा बेस फॉलो करता है? बिहेवियर वाइज, बस इतना याद रखना है। मार्जिनल कॉस्टिंग जो टेक्निक है किस बेस को फॉलो करता है क्लासिफिकेशंस के लिए? याद रखिएगा बिहेवियर वाइज बेस को, बस, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार अब देखिए क्वेश्चन, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। देखिए, जेड लिमिटेड इज प्लानिंग टू सेल 1,000 यूनिट 1 लाख यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर
12। ठीक है, जेड बोलता है कि हम 1 लाख यूनिट प्रोडक्ट ए का बेचेंगे 12 रुपया करके। समझ में आ रहा है, 1 लाख यूनिट बेचेगा 12 रुपया करके, तो सेल्स कितना हो गया 12 लाख रुपया। खत्म। आगे देखिए, द फिक्स कॉस्ट आर 2,80,000। फिक्स कॉस्ट कितना है 2,80,000। इन ऑर्डर टू रियलाइज अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख व्हाट वुड बी द वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना होना चाहिए यदि मेरा प्रॉफिट 2 लाख का है तो। बस देखिए, मैं एक टेबल यहाँ छोटा सा बनाया हूँ, उस टेबल को देखिए, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेल्स से जनरली क्या फंडा है, देखिए कॉस्टिंग में सेल्स से आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आएगा कंट्रीब्यूशन। सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आएगा कंट्रीब्यूशंस, और कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट। ठीक है, यदि हम लोग बैक कैलकुलेशन करते हैं, बैक कैलकुलेशन मतलब यदि उल्टा कैलकुलेशन करते हैं, जैसे प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट जोड़ देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सिंपल सा है। तो क्वेश्चन में देखिए फिक्स कॉस्ट कितना दिया है, वेरिएबल कॉस्ट अपने को निकालना है। देखिए क्वेश्चन में उल्टा कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो फिक्स कॉस्ट यहाँ कितना है, देखिए 2,80,000 फिक्स कॉस्ट है और प्रॉफिट कितना है 2 लाख। तो उल्टा दिया तो 2 लाख प्लस 2,80,000, तो कितना हो गया कंट्रीब्यूशन हो गया 4,80,000। 2 लाख प्लस 2,80,000 क्या हो गया 4,80,000 आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। अब देखिए आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, आपको निकालना है वेरिएबल कॉस्ट, और आपके पास सेल्स कितना है 12 लाख। तो 12 लाख का सेल्स है माइनस 4,80,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन से, तो 12 लाख माइनस 4,80,000 वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 7,20,000। इस टेबल को छोटा सा टेबल देखेंगे, आपका सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। देखिए 5 क्वेश्चन मैं फिर से शॉर्ट में भी बता रहा हूँ। देखिए बोलता है डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन कॉस्ट विच कॉस्टिंग स्टैंडर्ड CAS 16, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 डिप्रिसिएशन से डील करता है। बस डिप्रिसिएशन याद रखिएगा, काम हो जाएगा। उसके बाद बोलता है इन ए जॉब कॉस्ट सिस्टम कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड बाय स्पेसिफिक जॉब के बेसिस में कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड होता है। तो जॉब कॉस्टिंग सिस्टम नाम से समझ में आता है, स्पेसिफिक जॉब। अब ये याद रखिएगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जब कैलकुलेशन करते हैं, कॉस्ट शीट बनता है तो उसमें डिप्रिसिएशन नहीं लिया जाता है। तो फाइनेंस में लिया है तो यहाँ डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिया गया, 10,600 माइनस डोनेशन को माइनस कर दिया गया है। 10,600 माइनस डोनेशन का 6,000, तो 4,600 यहाँ पर लॉस हो गया। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशंस। बस ये आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 11। देखिए अच्छा से पढ़िए। ठीक है, आप एक बार पढ़िए फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ए होटल हैविंग 100 रूम्स ऑफ विच 80% आर नॉर्मली ऑक्यूपाइड इन समर। एक होटल में 100 रूम है जिसमें से 80% ऑक्यूपाई होता है समर सीजन में एंड 25% इन विंटर। इसका मतलब सीधा सा बात है, एक होटल में 100 रूम है जिसमें 80% समर का सीजन में ऑक्यूपाई हो रहा है और 25% ऑक्यूपाई हो रहा है विंटर में। ठीक है, अब देखिए इस यदि 25% की जगह 20% रहता तो बहुत बढ़िया होता। फिर भी आप क्वेश्चन में 25 बोला तो 25 पकड़ लीजिए। ठीक है, पीरियड ऑफ समर एंड विंटर बी टेकन ए 6 months ईच एंड नॉर्मली डेज इन ए मंथ बी एज्यूम टू बी 30। बोलता है ठीक है, एक होटल में 100 रूम है मान के चलिए। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, जितना भी रूम है समर महीना में 80% ऑक्यूपाई हो जाता है और विंटर महीना में 25% ऑक्यूपाई होता है। मान लो समर 6 महीना रहता है और विंटर 6 महीना रहता है और एक महीना में 30 दिन आप मान लीजिए। तब पूछा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल ऑक्यूपाइड रूम डेज क्या है। ठीक है, सिंपल सा फंड है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो सीधा सा एकदम कैलकुलेशन कैसे कीजिएगा, देखिए नंबर ऑफ रूम लीजिएगा 100 रूम्स इंटू कितना परसेंट ऑक्यूपाई है 80%। समर में कितना परसेंट, आगे समर 2 मंथ है। देखिएगा कितना भाग में डिवाइड किया गया सीजन्स को, 2 भाग में डिवाइड किया गया समर सीजन एंड विंटर सीजन। ठीक है, तो आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे 2 पार्ट में कैलकुलेशन करेंगे फिर ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, वो देखिएगा क्या बोला है बेस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में 2 भाग में डिवाइड किया गया समर एंड विंटर, तो हमको समझ में आ गया कि 2 पार्ट हम निकालेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। तो पहला देखिए 100 रूम है, 100 रूम्स होल इंटू 80% ऑक्यूपाई है इंटू 0.80 मतलब 80% होल इंटू 6 मंथ, ये कितना 6 महीना तक है इंटू 30 प्लस
ये एक हो गया समर सीजन का। विंटर सीजन में ऐसे ही 100 रूम होल इंटू 25% ऑक्यूपेशन है, होल इंटू 6 मंथ, होल इंटू 30, दोनों का एडिशन कर देंगे 18,900 होगा आंसर। इस टाइप का कोई भी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का सम हो आप ऐसे ही कीजिएगा। कितना पार्ट में बोला है, कितना सीजन बोला है, या क्या पार्ट बोला है, सबको मिला के एड ऑन करके डायरेक्ट डाल दीजिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए। ए फर्म हैज फिक्स एक्सपेंसेस ऑफ ₹90,000, फिक्स कॉस्ट कितना है 90,000, सेल्स कितना है देखिए 3 लाख रुपया, सेल्स ऑफ ₹3 लाख एंड प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीबी रेशियो ऑफ द फर्म? पीबी रेशियो पूछा है। पीबी रेशियो क्या होगा? फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स होल इनटू 100, बस इतना याद रखिएगा। अभी हम बताए थे कंट्रीब्यूशंस क्या होता है, प्रॉफिट प्लस फिक्स को जोड़ देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना है यहाँ पर 60,000, फिक्स कॉस्ट कितना है 90,000, तो 90 प्लस 60 कितना हो गया 1.5 लाख रुपया हो गया आपका कॉन्ट्रीब्यूशंस। सेल्स दिया हुआ है 3 लाख, तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख होल इनटू 100 इक्वल टू 50%। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग ए पीरियड 800 यूनिट्स वेर इंट्रोड्यूस इन ए प्रोसेस, 800 यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ, द नॉर्मल लॉस इज 5%, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 60% कंप्लीट वाज 100 यूनिट्स। ये चीज़ देखिएगा कि कीवर्ड क्या, क्लोजिंग वर्क कितना कंप्लीट है 60% कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिए, इफ द इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस फॉर द पीरियड इज 720 यूनिट्स, हाउ मेनी कंप्लीट यूनिट वेर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। ये याद रखिएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग में जब भी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बोला है मतलब सारा चीज मिला के दिया है, समझ में आया, सारा यूनिट मिला के, मतलब ये फाइनल यूनिट इतना ट्रांसफर होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना है 720 यूनिट है। इस 720 यूनिट में क्लोजिंग स्टॉक का पूरा 100 यूनिट है, तो लेकिन इसका जो है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है 60% कंप्लीट है, मतलब 40% अनकंप्लीट है। 60% कंप्लीट है मतलब क्या, 40% अनकंप्लीट है, तो जितना यूनिट कंप्लीट है हम उसी का ही ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 60% कंप्लीट है मतलब 100 का 60%। चीज को समझिए, बहुत एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोलना चाह रहा है अच्छा से समझिए। देखिए सिंपल सा चीज़, इक्विवेलेंट यूनिट में क्लोजिंग स्टॉक भी मिलाया हुआ है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक हमको कितना लेना चाहिए था 60% कंप्लीट है, तो सिर्फ 60% कंप्लीट है। चीज़ को समझिए, बहुत सिंपल सा चीज़ है, 60% कंप्लीट है मीन्स सिंपल सा चीज़ है, 60% कंप्लीट है तो मतलब टोटल यूनिट 720 था, 60% कंप्लीट है, 60 को माइनस कर देंगे 660 आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, which method is followed for evaluation of equivalent productions when price are in fluctuating? क्या बोला है देखिए, which method is followed for evaluation of equivalent production when price are fluctuating? जब प्राइस यदि फ्लक्चुएट होता है, मान के चलिए कि यदि प्राइस बढ़ जाता है तो कौन सा मेरा माने इक्विवेलेशन मेथड है। जनरली चीज़ को समझिए, कौन सा मेथड सबसे अच्छा होता है जब प्राइस बढ़ जाता है, तो चीज़ को समझिए। जनरली 2 प्रकार का मेथड काम आएगा, या फीफो मेथड होगा या लिफो मेथड होगा। वेटेड तो होगा नहीं क्योंकि वो एवरेज लिया जाता है। तो फीफो और लिफो में डिफरेंस क्या देखिए, फीफो मेथड में यदि प्राइस बढ़ता है तो जो माल पहले आया वो पहले जाएगा, तो यदि किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाए तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन जाएगा, वो माल मेरे पास रहेगा। लेकिन लिफो में तो उल्टा चलता है, यदि प्राइस बढ़ा तो पहले प्राइस बढ़ा वाला माल को बेचना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट मेथड होता है फीफो मेथड। विच मेथड इज फॉलोड फॉर इवेल्युएशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन? यदि इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस का इवेल्युएशन करेंगे तो सबसे बढ़िया मेथड फीफो मेथड होता है, क्योंकि फीफो मेथड में जो बढ़ा हुआ स्टॉक है, जिस प्राइस का बढ़ा हुआ मेरे पास अभी है, क्योंकि पहले हम पुराना स्टॉक बेचेंगे जो ऑलरेडी है। चीज़ को समझे, इसीलिए फीफो इज द बेस्ट मेथड। इक्विवेलेशन याद रखिए, इवेल्युएशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, विच मेथड, फीफो मेथड, बस इतना ही याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क कंप्लीटेड बट नॉट एट सर्टिफाइड। चीज को समझिए, वर्क कंप्लीटेड हो गया बट सर्टिफाइड नहीं हुआ, मतलब वर्क अनसर्टिफाइड है। और कोई भी चीज अनसर्टिफाइड है मतलब अनकंप्लीटेड है, और अनकंप्लीटेड है मतलब वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट है, बस इतना याद रखिएगा। तो वर्क अनसर्टिफाइड कहाँ जाएगा, अंडर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो एट कॉस्ट में होगा अंडर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, याद रखिएगा सीधा सा। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वर्क कंप्लीटेड है बट नॉट सर्टिफाइड, नॉट एट सर्टिफाइड मतलब अनकंप्लीटेड, अनकंप्लीटेड है मतलब वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट है, सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए, देखिए
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है, देखिए ए कंपनी मेंटेन ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 25% ऑन इट्स करेंट सेल्स। ठीक है, कंपनी का क्वेश्चन को बहुत अच्छा से समझिए, आप एक बार पढ़िए फिर समझ पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजी क्वेश्चन है, समझना है आपको। देखिए ए कंपनी मेंटेन ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 25% ऑन इट्स करेंट सेल्स। ठीक है, कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, 25% है करेंट सेल्स का। ठीक है, एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 30 लाख पर annum। कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 30 लाख। ठीक है, पर annum। इफ द कंपनी हैज ए पीबी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कंपनी का कितना है, 40% है, तो इफ इट्स करेंट सेल्स अमाउंट टू, बोलता है कि इसका पीबी रेशियो 40% है, तो आप कंपनी का सेल्स कितना है, करेंट सेल्स कितना है, आप निकाल के बताओ। तो क्वेश्चन में दिया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, देखिए प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीबी रेशियो को बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो प्रॉफिट कितना है, 30 लाख, पीबी रेशियो कितना है, 0.40, तो अल्टीमेटली कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हुआ, 75 लाख रुपया हुआ। चीज को समझिए, कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया, 75 लाख रुपया। ठीक है, अब बोलता है ये जो 75 लाख है, करेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, 25% ऑफ करेंट सेल्स। आज मार्जिन सेफ्टी कितना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना करंट सेल्स है उसका 25% है। मतलब समझिए ये 75 लाख क्या है, 25% है, 25% है टोटल सेल्स का। तो यदि 25% 75 लाख हुआ तो 100% क्या होगा, 75 लाख डिवाइडेड बाय 0.25, 75 लाख डिवाइडेड बाय 25% इक्वल टू 300%। समझ में आया, 25% आपका निकल गया है, इतना है, तो आपको 100% निकालना है। सिंपल सा है, डिवाइड कर देंगे 25% का अमाउंट को। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, बस इससे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, टू ब्रॉड मेथड ऑफ कॉस्टिंग आर। कॉस्टिंग का दो बड़ा मेथड है, जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग, सब जानते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोलता है देखिए स्टैंडर्ड टाइम इज 60 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम एक काम को करने का कितना है, 60 घंटा है। एंड गारंटेड टाइम रेट इज 50 पर आवर। ठीक है, ये होगा ₹50 पर आवर्स। गारंटेड टाइम रेट मतलब 60 घंटा है, और वेज रेट होता है उसका 50 घंटा, हम लोग 50 रुपया पर घंटा देते हैं। ग्रांटेड टाइम रेट की जगह वेज रेट होगा। ठीक है, कंपनी का स्टैंडर्ड टाइम 60 घंटा है और उसको जो रेट पर घंटा मिलता है लेबर को काम करने का 50 रुपया पर घंटा है। ठीक है, अब देखिए अंडर रोवन प्लान व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेजेस इफ जॉब इज कंप्लीटेड इन 48 आवर्स। तीन चीज दिया है क्वेश्चन में। जॉब को करने का स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 60 घंटा है, लेकिन उस एम्प्लॉय वो जो लेबर है उसको कितना घंटा में करता है, 48 घंटा में करता है। और कंपनी का पॉलिसी क्या है, गारंटेड टाइम रेट इज ₹50 पर आवर। मतलब कंपनी जो वेजेस रेट देता है 50 रुपया पर घंटा का देता है। वेज रेट कितना दे रहा है कंपनी, 50 रुपया पर घंटा का। तीन चीज दिया है, स्टैंडर्ड टाइम 60 आवर्स, एक्चुअल टाइम 48 आवर्स, और वेज रेट है 50 रुपया पर घंटा। देखिए रोवन प्लान और हल्से प्लान में दो डिफरेंस है, इस चीज को समझ लीजिए। ठीक है, रोवन प्लान में बोलता है कि जितना घंटा काम किया है इनटू रेट पर आवर्स दे दो। ये हल्से प्लान में भी बोलता है। दोनों को बोनस निकालने का दोनों का अलग अलग तरीका है। बोनस क्या होता है कि कोई सी काम को आप स्टैंडर्ड टाइम जितना रहता है उससे कम टाइम में कर दोगे, टाइम बचा लोगे, तो उसका बोनस मिलता है आपको। ठीक है, तो देखिए रोवन प्लान में क्या बोलता है, आगे जितना घंटा काम किया उसके हिसाब से पैसा दे दो, प्लस, ठीक है, प्लस जितना टाइम सेव हुआ उसके बेसिस में दे दो। ठीक है, तो देखिए आगे उसको आवर वर्क इनटू रेट पर आवर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहां पर प्लस होगा। ठीक है, प्लस बोनस कैसे होगा, देखिए एक्चुअल टाइम जितना काम किया डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम होल इनटू रेट पर आवर। चीज को समझिए, यहां पर देखिए एक्चुअल कितना 48 घंटा काम किया, एक घंटा का 50 रुपया देना था, तो 48 घंटा इंटू 50 दे दिया, काम खत्म, इसको पूरा वेजेस मिल गया। अब टाइम सेव का जो बोनस का क्या फंडा है, 48 घंटा का काम कितना देर में, 60 घंटा का काम कितना में किया, 48 घंटा में, तो 48 होल डिवाइडेड बाय 60। चीज को समझिए, 48 होल डिवाइडेड बाय 60। चीज को समझिए, बहुत इजी। ये कैसे आया, देखिए 48 घंटा क्या है, एक्चुअल आवर्स वो लिया, और स्टैंडर्ड आवर्स कितना था 60, तो एक्चुअल आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर होल इनटू टाइम सेव्ड। 60
60 घंटा का काम कितना में किया, 48 घंटा में किया, तो 12 घंटा जो बचा है इंटू 12 होता है, होल इंटू 50 घंटा का, माने पर घंटा का रेट कितना है 50, वेज रेट इंटू 50 इक्वल टू 2880। देखिए ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ आवर वर्क होल इंटू रेट पर आवर्स, प्लस यहाँ पर प्लस होगा, इंटू लिखा हुआ है प्लस होगा, प्लस करेंगे एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम्स, करेंगे होल इंटू टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड कितना बचा है होल इंटू रेट पर यूनिट होगा। और हल से में क्या होता है, इसमें समझ में आया फंडा, जितना टाइम किया उतना का दे देंगे, प्लस एवरेज निकाल देंगे, जितना घंटा काम किया और टोटल घंटा कितना था इंटू जितना टाइम सेव किया और वेज रेट के साथ इंटू कर देंगे। और हल से प्लान में क्या है, आवर वर्क इंटू रेट पर आवर, ये तो करेंगे, प्लस जितना टाइम सेव करेगा उसका 50% का बोनस मिल जाएगा, जितना टाइम सेव किया उससे उसका रेट को इंटू करेंगे, होल इंटू 50% का बोनस दे देंगे। तो रोवन प्लान में जब बोनस होता है वो उसका एवरेज बेसिस में मिलता है, माने एक्चुअल टाइम को स्टैंडर्ड टाइम से डिवाइड करके उसके बेसिस में बोनस मिलता है। लेकिन हल से प्लान में जितना भी टाइम सेव किया उसका 50% का बोनस मिलता है। सिर्फ दोनों में एक ही कॉमन डिफरेंस है, हल से प्लान में आप जितना टाइम सेव कर रहे हो उसका 50% का बोनस मिलेगा, और वेस्ट रेट तो नॉर्मल मिलेगा। बोनस का फंडा यही है, जितना टाइम सेव करोगे उसका 50%, जितना टाइम सेव करोगे उसका जितना रेट होता है उसका 50% आपको बोनस मिल जाएगा। लेकिन रोवन प्लान में उसका एवरेज निकाला जाता है। एवरेज जो टाइम सेव का कैसे निकालोगे, एक्चुअल जितना घंटा काम किया उसको स्टैंडर्ड टाइम से डिवाइड कर दोगे बस, ठीक है। फॉर्मूला नहीं, इसको देखिए, फंडा आपको समझ में आ जाएगा, फंडा को समझिए, फॉर्मूला को मत समझिए। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए बजट, ठीक है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए बजट, ठीक है। आंसर होगा मोर एक्यूरेट एक्सटर्नल फिनेंशियल स्टेटमेंट। बजट कभी भी एक्यूरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देता है, ये प्रपोज फिनेंशियल स्टेटमेंट देता है, एक्यूरेट कभी भी नहीं देता है। तो बजट कैन नॉट से फिनेंशियल स्टेटमेंट मेक एक्यूरेट, कभी भी एक्यूरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट बजट नहीं दे सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, एकदम ये बच्चा वाला क्वेश्चन है। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू द कैरिंग कॉस्ट, ईओक्यू में ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल होता है कैरिंग कॉस्ट के साथ, याद रखिएगा। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू द कैरिंग कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आगे। क्वेश्चन नंबर 21, मैं जो पढ़ा हूँ खाली सुन लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू साइट, ये एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू साइट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बस। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफाइन आइडियल टाइम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइन आइडियल टाइम, आइडियल टाइम मतलब क्या होता है, जो टाइम वेस्ट हो रहा है, जिस टाइम में वर्कर लोग काम नहीं कर रहे हैं, वर्क ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑफ देयर वर्क, सिंपल सा बात है, टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑफ देयर वर्क, जब वर्कर अपना काम को ऑफ कर रहे हैं उसी को आइडियल टाइम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर द कॉस्ट एंड फिनेंशियल अकाउंट्स आर मेंटेन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, जब कॉस्ट एंड फिनेंशियल अकाउंट्स अलग अलग मेंटेन होता है तो इट इज इंडिस्पेंसेबल टू रिकॉन्साइल देम, उसको रिकॉन्साइल किया जाता है एज दे आर डिफरेंट इन प्रॉफिट ऑफ टू सेट्स ऑफ बुक्स। मतलब कॉस्ट अकाउंट्स का अलग प्रॉफिट होता है, फिनांस माने कॉस्ट जो कॉस्ट शीट बनाते हैं उसमें अलग प्रॉफिट होता है, और फिनांस अकाउंट जो बनाते हैं फिनेंशियल अकाउंट कंपनी के हिसाब से उसका एक अलग प्रॉफिट होता है, तो दोनों को रिकॉन्साइल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को क्या डिस्क्राइब करता है, देखिए। इट में चेंज इन टोटल वेयर सच चेंजेस इज अनरिलेटेड टू चेंज इन प्रोडक्शंस, वह चेंज जो है फिक्स कॉस्ट का चेंज अनरिलेटेड है टू चेंज इन प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि आप 1 यूनिट बनाइए या 10 यूनिट प्रोड्यूस कीजिए, फिक्स कॉस्ट तो उतना ही लगेगा। एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री है जिसका रेंट हम देते हैं 50,000 रुपया महीना, तो हम उस फैक्ट्री में 1 यूनिट भी बनाएंगे तो भी 50,000 रुपया लगेगा, और 50,000 यूनिट बनाएंगे तो भी मेरा उसका रेंट 50,000 लगेगा। जो फिक्स कॉस्ट इक्वल है, माने अनरिलेटेड है प्रोडक्शन के साथ, ठीक है। तो सच चेंज इज अनरिलेटेड टू चेंज इन
प्रोडक्शंस। सिंपल सा चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 25, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में क्या होता है, कंप्लीट यूनिट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, मटेरियल्स विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद द गिवन प्रोडक्ट यूनिट ऑफ कॉस्ट सेंटर इज कॉल्ड, जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो रहा है उसको डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे। मटेरियल विच कैन बी आइडेंटिफाई विद द गिवन प्रोडक्ट यूनिट ऑफ ए कॉस्ट सेंटर, पार्टिकुलर उस कॉस्ट सेंटर यूनिट में, उस कॉस्ट सेंटर में आइडेंटिफाई हो रहा है, डायरेक्ट मटेरियल है। सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। चीज़ को समझिए एक बार। देखिए, जो मटेरियल एक पार्टिकुलर कॉस्ट सेंटर में आइडेंटिफाई होता है उसको डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। सिंपल सा चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 27, इन स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये एक तो फिल इन द ब्लैंक्स उठा के डाला है। इन स्टैंडर्ड कॉस्ट डेस नॉर्म्स इज अप्लाइड, याद रखिएगा, प्री डिटरमाइंड नॉर्म्स इज अप्लाइड एज ए स्केल ऑफ रेफरेंस फॉर असेसिंग एक्चुअल कॉस्ट टू सर्व एज ए बेसिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। सिंपल सा, सिर्फ इतना याद रखना, इन स्टैंडर्ड कॉस्ट प्री डिटरमाइंड नॉर्म्स इज अप्लाइड, बस। क्वेश्चन नंबर 28, बाई प्रोडक्ट में अंडरगो फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर सेल, हो सकता है बाई प्रोडक्ट को हम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाई प्रोडक्ट में फर्दर प्रोसेसिंग जा सकता है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 29, वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ ओवर टाइम वर्किंग इज इंकरिंग डेज लेबर कॉस्ट, यदि कोई लेबर मेरा ओवर टाइम करता है तो हम उसको एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट देते हैं, एक्सेस लेबर कॉस्ट देते हैं। तो आंसर आप एक्स्ट्रा लिखिए, एडिशनल लिखिए या एक्सेस लिखिए, सब सही होगा। तो ओवर टाइम करेगा तो मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, बस इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट अप्लाइड टू ए जॉब इज यूजुअली बेस्ड ऑन ए प्री डिटरमाइंड रेट, एकदम सही है। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट अप्लाइड होता है टू ए जॉब इज यूजुअली बेस्ड ऑन ए प्री डिटरमाइंड रेट, ठीक है। ओवरहेड कॉस्ट आर ऑलवेज प्री डिटरमाइंड, याद रखिए, कोई भी ओवरहेड कॉस्ट हो जनरली वो प्री डिटरमाइंड होता है। तो ओवरहेड कॉस्ट, कोई भी ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड या कोई भी ओवरहेड देगा, ओवरहेड कॉस्ट आर ऑलवेज प्री डिटरमाइंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन को समझिएगा। ऑपरेशन कॉस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। नाम लग रहा है सिमिलर, लेकिन दोनों अलग अलग है, आप कॉस्टिंग में पढ़े हैं। ऑपरेशन कॉस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आर इंटरचेंजेबल यूज फॉर द सेम टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, एकदम भूल है, फॉल्स, रिजेक्टेड। डू यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द स्टेटमेंट, एकदम रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, इन मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट कॉस्ट, नहीं, याद रखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड को आप डायरेक्ट कॉस्ट मान सकते हैं, लेकिन ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। याद रखिएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, what is the name the type of loss for which a process account is credited with value for such loss when scrap value is 0, याद रखिएगा, प्रोसेस अकाउंट में यदि स्क्रैप का वैल्यू 0 हो जाता है उस लॉस को एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, बस इतना याद रखना है। स्क्रैप इज 0 देन सच लॉस विल बी एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, What is the change in profit volume ratio with increase in fixed cost, यदि फिक्स कॉस्ट बढ़ता है तो पीवी रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, याद रखिए, वो रिमेन्स कंस्टेंट रहेगा, आपको इतना याद रखना है। फिक्स कॉस्ट बढ़ता है तो पीवी रेशियो मेरा सेम रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, इन ए प्रोसेस 6000 यूनिट आर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पीरियड, 5% ऑफ द इनपुट इज ए नॉर्मल लॉस, ठीक है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस विच इज 60% कंप्लीट, क्लोजिंग कितना कंप्लीट है, 60% कंप्लीट है, ठीक है। 800 यूनिट का 60% कंप्लीट है। 4900 कंप्लीट यूनिट आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस में कितना यूनिट ट्रांसफर हो रहा है, 4900। हाउ मच इज द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना होगा, जितना ट्रांसफर हुआ यूनिट वो वाला प्लस क्लोजिंग का कितना कंप्लीट है, तो 4900 यूनिट का ट्रांसफर हुआ वो 4900 प्लस क्लोजिंग का 800 यूनिट का 60% कंप्लीट है, मतलब 800 का 60% हो गया 480 प्लस 4900, आंसर होगा 5380। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 36 खाली सुन लीजिए, सब सुन लेंगे एक बार याद रह जाएगा, 40 नंबर एकदम श्योर आएगा, सब चीज कवर किया हूं मैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच डिस्क्राइब द
बजटिंग ऑर्गेनाइजेशन या बजटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है, वह डॉक्यूमेंट्स का क्या नाम है जो बजटिंग को डिस्क्राइब करता है या बजट का प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है? सिंपल सा चीज़ है, बजट मैनुअल, ठीक है। बजट मैनुअल बजट का प्रोसेस को या प्रोसीजर को या बजटिंग कैसे करेंगे वो डिस्क्राइब करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, वेरिएंस एनालिसिस इज ए कॉस्टिंग टेक्निक बेस्ड ऑन मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शंस होगा। कहीं भी ये वर्ड दिखे मैनेजमेंट बाई, आप एक्सेप्शंस लिख दीजिए और कुछ मत माथा लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, जॉइंट कोस्ट इज सुटेबल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। जॉइंट कोस्ट किसके लिए सुटेबल है? इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए, चार्जिंग टू ए कॉस्ट सेंटर those overhead that result solely for the existence of that cost center is known as allotment। ये तो बहुत इजी था, ये भी बहुत इजी है, देखिए 40, the term used to charge overhead to cost unit is called allocations। ये आपको पता ही है, the term used to charge overhead to cost unit is called allocations। ये बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 41, इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डेस कॉस्ट इज एडेड टू इन्वेंट्री। ये पता आपको, फिक्स कॉस्ट बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नोन एज कॉस्ट बिहेवियर ओरिएंटेड अप्रोच टू प्रोडक्ट कॉस्टिंग? होगा बैच कॉस्टिंग, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नोन एज कॉस्ट बिहेवियर ओरिएंटेड अप्रोच किसको बोलते हैं? बैच कॉस्टिंग को, ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट रिलेटेड टू, कन्वर्जन कॉस्ट क्या चीज़ से रिलेटेड है? मार्जिनल कॉस्टिंग से, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू एट ब्रेक इवन पॉइंट? एकदम ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। यदि कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हो जाएगा तो कंपनी का प्रॉफिट होगा जीरो। तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या? कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन 10 रुपया है, फिक्स कॉस्ट 10 रुपया है, तो प्रॉफिट इक्वल टू जीरो, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू जीरो। समझ में आया? तो ट्रू ब्रेक इवन पॉइंट होगा कॉन्ट्रीब्यूशंस इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 45, देखिए, if the raw material price are affected by inflation, which of the following method of valuing stock will give the lowest gross profit? हाईएस्ट ग्रॉस प्रॉफिट कौन देगा? फीफो मेथड। क्यों? क्योंकि जो प्राइस बढ़ेगा, जो जिस स्टॉक का प्राइस बढ़ा है वो मैं क्या कर सकता हूँ? होल्ड करके रखा हूँ, क्योंकि मैं पुराना माल पहले बेचा हूँ, तो ज़्यादा प्रॉफिट हम कमाएंगे फीफो मेथड से, तो कम प्रॉफिट किससे कमाएंगे? लिफो मेथड से। याद रखिए, क्वेश्चन में कुछ भी बोल सकता है, हाईएस्ट प्रॉफिट, लोएस्ट प्रॉफिट। तो लोएस्ट प्रॉफिट, क्योंकि लोएस्ट प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि लिफो मेथड में जो प्राइस जिसका बढ़ा है वो स्टॉक हमको पहले बेचना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोलता है द नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर्स 2014 वाज 380 एंड 420। ओपनिंग में कंपनी के पास 380 एम्प्लॉय थे, क्लोजिंग में 420 एम्प्लॉय थे। ड्यूरिंग द ईयर 80 एम्प्लॉय रिजाइन, 18 एम्प्लॉय ने रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। मैंने कंपनी को छोड़ दिया, सेपरेट हो गए कंपनी से, ठीक है। एंड 6 वेयर टर्मिनेटेड, और कितने हो गए? 6 एम्प्लॉय को निकाल दिया गया, इसको भी कंपनी से सेपरेट कर दिया गया। 18 खुद छोड़ दिए और 6 को टर्मिनेटेड कर दिया गया, तो कंपनी से सेपरेट कितने हो गए? कंपनी को छोड़ दिए 18 प्लस 6 24 एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ दिए हैं। एंड देयर वाज 60 रिप्लेसमेंट, नया कितना एम्प्लॉय आया? 16 एम्प्लॉय नया आया। मतलब कंपनी ने छोड़ा 18 प्लस 24 एम्प्लॉय को कंपनी ने हटाया, छोड़ा दिया, सेपरेट कर दिया, और 16 को रिप्लेस कर दिया, मतलब रख लिया। फाइंड द लेबर टर्नओवर रेशियो अंडर द फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स मेथड का क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो फ्लक्स मेथड में यार देखिए, लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेशन, कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ा, सेपरेट हुआ, प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेसमेंट, कितना एम्प्लॉय रिप्लेस हुआ, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो कंपनी को जो सेपरेट हुआ कितना हो गया? मैंने छोड़ दिया 18 प्लस 6 24 एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ दिया, प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेसमेंट कितना हुआ? 16। तो ये 24 प्लस 16 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। एवरेज कैसे निकालेंगे? 420 प्लस 380 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू होगा 400। एवरेज निकाल देंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 400। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 10%। तो फ्लक्स मेथड के हिसाब से आंसर कितना होगा? 10%। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 अच्छा से सुनिए, ठीक है। क्या बोलता है?
द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीज बाई 10% एंड द मैनेजमेंट रेज द यूनिट सेलिंग प्राइस बाई इक्वल अमाउंट। बोलता है कंपनी ने वेरिएबल कॉस्ट 10% बढ़ गया कंपनी का और सेलिंग प्राइस भी 10% से बढ़ा दिया, तो मतलब वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ा और सेलिंग प्राइस भी 10% से बढ़ गया। द फिक्स कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज, फिक्स कॉस्ट वैसा का वैसा ही है। देन ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द फर्म क्या होगा, अनचेंज। यदि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाता है और उतना ही सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाता है और फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता है, तो उस केस में ब्रेक इवन पॉइंट में भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, द एनुअल डिमांड ऑफ ए सर्टन कंपोनेंट ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट इज 1000 यूनिट। एनुअल डिमांड कितना है, 1000 यूनिट। एंड द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 60। ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 60 रुपया। एंड द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 3 पर annum। ठीक है। द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर द आइटम इज, बोलता है ईओयू निकालना है। ठीक है। एनुअल कंजम्पशन है 1000 यूनिट। ठीक है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 60 रुपया, कैरिंग कॉस्ट है 3 रुपया। आप ईओक्यू निकाल के बताइए। तो ईओक्यू का फॉर्मूला देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, 2AO डिवाइडेड बाई आई का सब रूट। तो देखिए 2 इंटू ए फॉर एनुअल कंजप्शन 1000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 60 डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट 3। इसका आप रूट कर देंगे। देखिए रूट का सिंबल नहीं आता है आपको, तो एग्जाम में सिंपल सा स्क्वायर रूट ऑफ लिख दीजिएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ लिख दीजिएगा या एग्जाम में दिया हुआ भी रहेगा। ठीक है। कोई चीज़ का भी सिंबल आपको लिखने नहीं आए ऑनलाइन एग्जाम में, जस्ट टाइप इट स्क्वायर रूट ऑफ दिस, काम खत्म। तो आंसर होगा 2। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। क्वेश्चन नंबर 49, दिमाग लगाना है इसमें बहुत जोर। द मंथली कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी फॉर 12,000 मशीन्स आवर्स रन इज 1,70,000। बोलता है मंथली खर्चा दिया है। ठीक है। 12,000 घंटा। ठीक है। जब 12,000 घंटा मशीन आवर काम होता है, 12,000 घंटा काम होता है, या यूनिट पकड़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 1,70,000 रुपया खर्चा लगता है। जब एक मशीन 12,000 घंटा काम करता है, ठीक है, तो 1,70,000 का खर्चा होता है। ये खर्चा वेरिएबल कॉस्ट भी मिलाया हुआ है इसमें, फिक्स कॉस्ट भी मिलाया हुआ है। एंड फॉर 18,500 आवर्स इज रुपीज़ 2,02,500। मतलब बोलता है जब मशीन 12,000 घंटा काम करता है तब मेरा खर्चा लगता है 1,70,000 रुपया, और जब मशीन 18,000 माने 18,500 घंटा काम करता है तब खर्चा लगता है 2,02,500। तो आप हमको ये बता दिए कि जब मशीन 14,000 घंटा काम करेगा तो कितना खर्चा लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को बता लीजिए। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा है, तभी हम फिक्स कॉस्ट को निकाल पाएंगे। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो वेरिएबल कॉस्ट क्या कीजिएगा, आपकी टोटल जो कॉस्ट है, मतलब आपका 12,000 घंटा काम करने में जो लगा और 18,500 घंटा में जो काम लगा, उसके बेसिस में हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए क्या करेंगे, आप यहाँ 18,500 में जो 2,02,500 जो खर्चा है वेरिएबल कॉस्ट, ये वाला टोटल कॉस्ट माइनस 12,000 यूनिट में लगा 7,000, माने जो आपका 1,70,000 का खर्चा लगा, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 18,500 यूनिट, और यहाँ है 12,000, मतलब 6,500 दोनों का डिफरेंस आया, ये दोनों का डिफरेंस मतलब डिवाइडेड बाई ये दोनों का डिफरेंस, तो आ जाएगा 5,005 पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस, दोनों खर्चा का डिफरेंस और दोनों यूनिट का डिफरेंस को डिवाइड कर देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। और जब वेरिएबल कॉस्ट निकलेगा तो आप फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे। अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट 12,000 घंटा का कितना आया, 12,000 होल इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर घंटा कितना है 5,000, तो 12,000 घंटा का 60,000 हो गया। तो यहाँ पर देखिए टोटल खर्चा है कितना 1,70,000, तो वेरिएबल कॉस्ट यदि 60,000 है तो फिक्स कॉस्ट कितना हो गया 1,10,000। समझ में आया, 1,10,000 फिक्स कॉस्ट हो गया। अब देखिए 14,000 यूनिट का क्या करेंगे, 14,000 यूनिट का 5 रुपया करके वेरिएबल कॉस्ट, तो 14,000 इंटू 5 इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट 70,000, फिक्स कॉस्ट 1,70,000, दोनों को जोड़ दिए 1,80,000। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज डेस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको पता है सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, या प्रॉफिट को पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे आ जाइए, ध्यान से सुनिए। 51 क्वेश्चन नंबर 51 सुनते रहिए, एकदम याद रहेगा सब चीज़। प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ shows the relationship between sales and profit. Profit volume graph shows the relationship between sales and profit. सिंपल सा क्वेश्चन। एफिशिएंसी इज बेसिकली ए रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
याद रखिए। सेल्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स ऑफ ए कंपनी आर 3,80,000 एंड 4,20,000। 2 मंथ का सेल्स दिया है, ठीक है। द कंपनी नेट प्रॉफिट फॉर दिस मंथ इज 24,000 एंड 40,000। 2 महीना का सेल्स का फिगर दिया है, 2 महीना का प्रॉफिट का फिगर दिया है। एंड देयर इज नो चेंज इन पीवी रेशियो और फिक्स कॉस्ट, कोई चेंज नहीं है पीवी रेशियो और फिक्स कॉस्ट में, बोल दिया है। जब कोई चेंज नहीं है तो पीवी रेशियो कंपनी का क्या होगा? पीवी रेशियो का फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स होल इनटू 100। तो प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ है नेक्स्ट मंथ से? देखिए 40,000 माइनस 24,000 डिवाइडेड बाई सेल्स का 4,20,000 माइनस 3,80,000। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 100 करेंगे, 40% आएगा, काम खत्म। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54। वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश। वर्क स्टडी कंसिस्ट करता है मेथड स्टडी से एंड टाइम एंड मोशन स्टडी। वर्क स्टडी में क्या चीज़ होता है? मेथड स्टडी एंड टाइम एंड मोशन स्टडी। क्वेश्चन नंबर 55। नॉर्मल आइडियल टाइम कॉस्ट शुड बी चार्ज टू। नॉर्मल आइडियल टाइम कॉस्ट किस पे चार्ज होता है? प्रोडक्शन ओवरहेड पे। एंड एबनॉर्मल आइडियल टाइम किस में चार्ज होता है? कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में। वही चीज़ बोला है, नॉर्मल आइडियल टाइम कॉस्ट शुड बी चार्ज टू प्रोडक्शन ओवरहेड वाइल दैट ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन शुड बी चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल। ठीक है, नॉर्मल आइडियल टाइम कॉस्ट कहाँ होगा? प्रोडक्शन ओवरहेड। एबनॉर्मल आइडियल टाइम कॉस्ट कॉस्टिंग, एबनॉर्मल का सारा खर्चा कॉस्टिंग पीएल में चल जाता है। सिंपल सा चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 56। ए फ्लेक्सिबल बजट रिकॉग्नाइज द बिहेवियर ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। सिंपल सा बजट है। फ्लेक्सिबल बजट क्या चीज़ रिकॉग्नाइज करता है? वेरिएबल का खर्चा एंड फिक्स का खर्चा। क्वेश्चन नंबर 57। ए कॉस्ट विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? नोशनल कॉस्ट या इम्प्यूटेड कॉस्ट। जिसमें कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता है उसको बोलते हैं नोशनल कॉस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा? डिप्रिसिएशंस। ठीक है, उसमें कोई कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 58। कंट्रीब्यूशन अर्न आफ्टर रीचिंग ब्रेक इवन पॉइंट इज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या है? नो प्रॉफिट और नो लॉस। उसके ऊपर जितना आप कमाएंगे वो प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ शोज द रिलेशंस बिटवीन, अभी बताए थे ये, प्रॉफिट एंड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 60, ये आपको बता चुका है, फिर भी सुन लीजिए। द एनुअल डिमांड कितना है कंपनी का? 3200 यूनिट है। ठीक है, एंड यूनिट कॉस्ट इज 6 एंड द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 25%, माने 6 का 25% उसका कैरिंग कॉस्ट है। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्यूरमेंट इज 150, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 150 है। तो ईओक्यू निकालना है, तो ईओक्यू क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट, आ जाएगा 800 यूनिट। बहुत सिंपल, एक करा चुका हूँ मैं। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट याद रखिएगा, 6 का 25% बोला है तो 6 का 25% ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 61। द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट टू ए कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड एज कॉस्ट एलोकेशन। ये बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 62। द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अकॉर्डिंग टू LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ प्राइसिंग इज डन एट द अर्लीस्ट प्राइस। मतलब LIFO में क्या होता है कि जो माल अभी जो एट द एंड में बचता है, जो पहले FIFO में क्या होता है? जो पहले माल आया उसको पहले बेचेंगे, लेकिन LIFO में उल्टा होता है, जो माल मेरे को लास्ट में आया उसको पहले बेचेंगे। तो द अर्लीस्ट प्राइस को कंसिडर करते हैं। For designing a labor incentive scheme, the study of time and motion is essential। या देखिए, लेबर इंसेंटिव स्टडी में क्या चीज़ का स्टडी करते हैं? टाइम एंड मोशन का स्टडी को बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 64। वेरिएबल कॉस्ट गो ऑन चेंजिंग विद द प्रोडक्शन लेवल। ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से चेंज होगा। अब 10 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो अलग वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, और 1000 यूनिट करेंगे तो अलग वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 65। डैश इज ए मस्ट फॉर मीनिंगफुल इंटरफर्म कंपैरिजन। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग होगा, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज मस्ट फॉर इंटरफर्म कंपैरिजन लिखा है, मतलब यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। नॉर्मल आइडियल टाइम कॉस्ट शुड बी चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड, कुछ भी लिखिए, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। ए बस कैरी 25 पैसेंजर डेली फॉर 25 डेज। ए बस में कितना पैसेंजर जाता है? 25 पैसेंजर जाता है। 25 दिन मंथ में बस चलता है। इट्स माइलेज पर मंथ इज 2000 किलोमीटर्स। बस कितना किलोमीटर चलता है महीना में? 2000 किलोमीटर। इट्स पैसेंजर किलोमीटर, देखिए
क्या बोलता है, पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ आर। देखिए पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ कितना होगा। देखिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर एंड किलोमीटर, तो अब 25 पैसेंजर है उसको किलोमीटर के साथ इंटू कर दीजिएगा और कुछ नहीं है, पैसेंजर और किलोमीटर पूछा है बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, एक कंपनी है जो फिक्स कॉस्ट 6 लाख पर एनम। कंपनी का फिक्स कॉस्ट कितना है, 6 लाख रुपया। इट्स मैन्युफैक्चरिंग ए सिंगल प्रोडक्ट विच इट सेल्स फॉर 200 पर यूनिट। सेलिंग कॉस्ट कंपनी का कितना है, सेलिंग प्राइस 200 रुपया। इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज 40%। कंट्रीब्यूशन कितना है, सेल्स का 40%, मतलब यदि सेल्स 200 रुपया है उसका 40% हो जाएगा 80 रुपया। तो सेल्स प्राइस कितना है, 200 रुपया, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 80 रुपया है। इट्स ब्रेक इवन यूनिट, इज ब्रेक इवन यूनिट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशंस पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट कितना है, 6 लाख रुपया, डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 80 रुपया। डिवाइड कर देंगे 7500 आ गया, सिंपल सा चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 69, रीऑर्डर लेवल इज डेज, ठीक है, मल्टीपल बाय डेज टाइम। रीऑर्डर लेवल में क्या होता है, मैक्सिमम कंजप्शन या मैक्सिमम यूसेज को इंटू कर देंगे मैक्सिमम लीड टाइम से, ठीक है। Days cost is the difference in total cost that result from two alternative course of action। क्या होगा, differential cost is the difference in total cost that result from two alternative course of action। बहुत सिंपल सा चीज था। The flux rate method of labor turnover consider employee ज्वाइन एंड एम्प्लॉय लेफ्ट। फ्लक्स मेथड में क्या होता है, जो एम्प्लॉय ज्वाइन किया और जो एम्प्लॉय छोड़ दिया है उसको एवरेज एम्प्लॉय से डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाता है। तो दोनों चीज होगा। क्वेश्चन नंबर 72, देखिए क्वेश्चन नंबर 72, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, जो मैं समझा रहा हूँ 100% सब क्वेश्चन कवर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 में आ जाइए, देखिए क्या बोलता है। बोलता है डेस अराइजेस व्हेन द एक्चुअल प्रोसेस लॉस इज लेस देन द नॉर्मल प्री डिटरमाइंड प्रोसेस लॉस। बोलता है एक्चुअल में लॉस हुआ 10 रुपया, समझिए, ठीक है, लेकिन नॉर्मल लॉस होना चाहिए आपको 100 रुपया का लॉस होना चाहिए, उसकी जगह सिर्फ 10 रुपया का लॉस हुआ, तो 90 रुपया क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन, वही होगा। एबनॉर्मल गेन अराइजेस when the actual process loss is less than the normal process loss, ठीक है। days costing is a must for inter firm comparison। जब भी ये वर्ड लिखा रहेगा इंटर फर्म कंपेरिजन, आप यूनिफॉर्म कॉस्टिंग लिख दीजिएगा और सोचिएगा भी मत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है, बोलता है, अच्छा से देखिए क्वेश्चन नंबर 74, ए कंपनी यूजेस मटेरियल ए फॉर प्रोडक्शंस ऑफ प्रोडक्ट जेट। The supplier of material A quotes a delivery period of 2 to 3 weeks। डिलीवरी पीरियड कितना है, 2 से 3 वीक, मतलब मिनिमम 2 वीक है और मैक्सिमम 3 वीक है। इफ द कंपनी यूजेस 5 to 800 यूनिट्स ऑफ मटेरियल ए पर वीक अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी लेवल, द रीऑर्डर लेवल ऑफ मटेरियल ए कितना होगा। तो रीऑर्डर लेवल मतलब मैक्सिमम कितना यूनिट यूज किया, होल इनटू मैक्सिमम पीरियड्स। तो मैक्सिमम यूनिट यहाँ कंपनी कितना यूज करता है, 800 यूनिट यूज कर रहा है मटेरियल ए का, और मैक्सिमम पीरियड कितना है, 3 वीक है, तो 800 इंटू 3 2400 यूनिट रीऑर्डर लेवल, सिंपल सा चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 75, देखिए बता चुका हूँ, इन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डेस कॉस्ट इज एडेड टू इन्वेंटरी फिक्स कॉस्ट। Days become more effective in a firm with the use of standard costing। Budgetary control become more effective in a firm with the use of standard costing। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, इन मेक और बाय डिसीजन इट इज प्रॉफिटेबल टू बाय फ्रॉम आउटसाइड ओनली व्हेन द सप्लायर्स प्राइस इज बिलो द फर्म ऑन वेरिएबल कॉस्ट। याद रखिए, सपोज मैं किसी चीज़ को बनाता हूँ, उसको बनाने में मेरा कॉस्ट लग रहा है 10 रुपया, लेकिन मार्केट में वही चीज़ हमको 9 रुपया में मिल रहा है, तो मार्केट से खरीद लेंगे, 10 रुपया में क्यों बनाएंगे। तो यही चीज़ बोलता है, व्हेन द सप्लायर प्राइस इज बिलो द फर्म ऑन वेरिएबल कॉस्ट। मेरा वेरिएबल कॉस्ट से भी हमको सस्ता यदि कोई चीज़ मिल जाए तो हम उसको बाहर से खरीद लेंगे, ठीक है। एक कॉस्ट विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो किस कॉस्ट में नहीं होता है, इम्प्यूटेड कॉस्ट में, ये बता चुका हूँ। डेस कॉस्टिंग रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर प्राइजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्यों, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोनों फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट सारा खर्चा को ले लिए तो अंडर प्राइजिंग का कंसेप्ट आएगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80,
ABC एनालिसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन वैल्यू डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ यूसेज। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। ABC एनालिसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन वैल्यू डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ यूसेज। ठीक है, द सक्सेस ऑफ द डेस्क कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल बिलीव एंड अंडरस्टैंडिंग यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, द सक्सेस ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल बिलीव एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82। ये सब सिंपल चीज़ एक बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। A budget is a statement that is always prepared prior to a defined period of time. बजट हमेशा पहले प्रिपेयर्ड होता है, सिंपल सा चीज़ है। डेस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल्स एंड द ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स और एक्चुअल सेल्स का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब ब्रेक इवन सेल्स से आप एक्स्ट्रा जितना कमा लिए उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, नॉर्मल रेट पर आवर फॉर वर्कर ए इन द फैक्ट्री इज 5.40। एक घंटा एक लेबर काम करता है तो 5 रुपये 40 पैसा मिलता है। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट फॉर द वर्कर इज 1 यूनिट। एक यूनिट एक घंटा काम करता है तो 5 रुपये 40 मिनट 5 रुपये 40 पैसा मिलता है, और एक घंटा माने एक यूनिट बनाने में उसको 1 मिनट ही लगता है, स्टैंडर्ड टाइम है। तो नॉर्मल प्राइस पर रेट यूनिट फॉर द वर्कर इज 5 रुपये 40 पैसा 60 मिनट का मिल रहा है, तो 1 मिनट का 5 रुपये 40 पैसा डिवाइडेड बाय 60 मिनट, आंसर होगा 9 पैसा। सिंपल सा चीज है। 85, डेस्क कॉस्टिंग इज ए मस्ट फॉर मीनिंगफुल इंटर फर्म कंपेरिजन। जब भी आएगा यूनिफॉर्म कॉस्टिंग आप लिख दीजिएगा। डेस्क कॉस्ट आर द फ्यूचर कॉस्ट अफेक्टेड बाय डिसीजन मेकिंग। एकदम सिंपल सा चीज है। रेलिवेंट कॉस्ट आर द फ्यूचर कॉस्ट अफेक्टेड बाय डिसीजन मेकिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 87, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 87। A days is the notional value at which goods and service are transferred between division in a decentralized organization। एक डिवीजन से दूसरा डिवीजन में जब ट्रांसफ़र होता है तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग को यूज करते हैं। सीधा सा बात है। ए डेस इज़ द नोशनल वैल्यू, ट्रांसफ़र प्राइसिंग इज़ द नोशनल वैल्यू जब एक डिवीजन से दूसरा डिवीजन में ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग को यूज करते हैं एज ए नोशनल वैल्यू। सिंपल सा चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 88, सेलिंग प्राइस। देखिए क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज 5 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपया है, फिक्स कॉस्ट 10,000 है, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। सिंपल सा फंडा है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? सेलिंग प्राइस 5 रुपया है, वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपया, तो 5 - 3 इक्वल टू 2 कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। फिक्स कॉस्ट 10,000 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5,000 यूनिट आएगा। आंसर होगा 5,000 यूनिट। सिंपल सा चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 89, डेस सेंटर इज डिफाइंड एज ए बिजनेस इंटिटी सेगमेंट बाय विच बोथ रेवेन्यू आर अर्न्ड एंड कॉस्ट आर इनकर्ड। मतलब किस सेंटर में बिजनेस इंटिटी का दोनों चीज़ को लिया जाता है, रेवेन्यू को भी एंड कॉस्ट को भी। सिंपल सा प्रॉफिट सेंटर में। प्रॉफिट सेंटर में प्रॉफिट के लिए हम दोनों को लेते हैं, रेवेन्यू और खर्चा दोनों को लेते हैं। तो सिंपल लॉजिकली आप लिख देंगे प्रॉफिट सेंटर इज डिफाइंड एज बिजनेस इंटिटी, ठीक है, वेयर बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर कंसिडर। Days label of stores inventory is maximum usage multiple by maximum lead time। रीऑर्डर लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल का ही फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, तो रीऑर्डर लेवल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट फॉर प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इज। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में जो अप्रोप्राइट कॉस्ट यूनिट किस बेसिस में लिया जाता है? टन किलोमीटर के बेसिस में। ट्रांसपोर्टेशन में किस बेसिस में यूनिट लिया जाता है? टन किलोमीटर्स में। सिंपल सा चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 92, वेयर द प्रोडक्शन इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर डेज इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज। जॉब कॉस्टिंग यूज किया जाता है जब कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन होता है, ठीक है। कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन होगा तो कौन सा कॉस्टिंग यूज करेंगे? जॉब कॉस्टिंग, क्योंकि हमको जॉब मिला है उस बेसिस में बनाने का। क्वेश्चन नंबर 93, देखिए क्वेश्चन नंबर 93, वेयर देर आर 2 रॉ मटेरियल ए एंड बी एंड द टोटल मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज फेवरेबल। टोटल मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या है? फेवरेबल है, ठीक है। एंड इफ ए हैज़ ए फेवरेबल मिक्स वेरिएंस, यदि ए का फेवरेबल होगा तो बी का ऑब्वियसली टोटल मिक्स वेरिएंस फेवरेबल है, और ए का एक फेवरेबल होगा तो बी का उसका ऑपोजिट होगा। सीधा सा बात है। एंड देन बी विल हैव ए मिक्स वेरिएंस दैट इज एडवर्स। सिंपल सा चीज़ है।
क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, when you attempt a reconciliation of profit as per financial accounts and cost account, which of the following is done? क्या करेंगे याद रखिएगा, बोलता है when you attempt, जब आप reconciliation statement बनाते हो, ठीक है, सिंपल सा चीज़ बोला है, देखिए reconciliation statement, देखिए ये बोला है जब हम reconciliation statement बनाएंगे एज पर फिनेंशियल अकाउंट, तब कॉस्ट में जो जो खर्चा कम लगा है उतना रुपया से ऐड ऑन कर देंगे, बस लिखा यही है, एट द अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट में उतना रुपया कम लगा है इसलिए ऐड कर देंगे, सिंपल सा चीज़ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 95, इन ए सर्टन फैक्ट्री नॉर्मल कैपेसिटी वाज 50,000 यूनिट, नॉर्मल कैपेसिटी कितना है 50,000 यूनिट, ठीक है, एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वाज 50,000 यूनिट, ठीक है, एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है 52,000 यूनिट। देखिए क्वेश्चन को फिर से समझिए, बोलता है इन ए सर्टन फैक्ट्री नॉर्मल कैपेसिटी 50,000 यूनिट है, एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 52,000 यूनिट, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड शुड बी एब्जॉर्ब बेस्ड ऑन एक्चुअल कैपेसिटी, याद है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हर समय एब्जॉर्ब होता है एक्चुअल कैपेसिटी के बेसिस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, इन द डेस मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशू व्हेन द प्राइस आर फॉलिंग एंड प्रॉफिट विल राइज, सीधा सा सिंपल सा चीज़ है, लिफो मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, वेरिएबल ओवरहेड आर एब्जॉर्ब बाय प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन एक्चुअल लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अभी बताते हैं वेरिएबल ओवरहेड हमेशा एक्चुअल लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बेसिस में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, इन ए टेक्सटाइल फैक्ट्री, ठीक है, 99 में बोलता है इन ए क्वेश्चन नंबर 98, इन ए टेक्सटाइल फैक्ट्री yarn is secreted before it is made into textile, the cost of stretch is डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट उस यूनिट में आइडेंटिफाई किया गया है तो उस कॉस्ट को क्या बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल, सीधा सा बात है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है, द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बेस्ड ऑन टेम्परेरी सेल्स एक्सपेक्टेड इज 10,000 यूनिट ड्यू टू लैक ऑफ ऑर्डर, ठीक, एक्चुअल कैपेसिटी कितना है 10,000 यूनिट है, सीधा सा बात है, एंड द प्रैक्टिकल कैपेसिटी इज 11,500 यूनिट, एक्चुअल कैपेसिटी यदि 10,000 यूनिट है और प्रैक्टिकल कैपेसिटी 11,500 यूनिट है तो 1,500 यूनिट कोई काम का नहीं है, याद रखिएगा, एक्चुअल कैपेसिटी से एक्स्ट्रा जितना रहेगा कोई काम का नहीं है, देन 1,500 यूनिट इज आइडियल कैपेसिटी बोल दीजिए, कोई काम का नहीं, आइडियल कैपेसिटी है। इन प्रोसेस कन्वर्जन कॉस्ट मीन्स प्रोसेस अकाउंटिंग में कन्वर्जन कॉस्ट बता दिया गया है, जब तक फिनिश गुड्स बनता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनता है तब तक जितना खर्चा लगता है उसको कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं, मतलब डायरेक्ट खर्चा प्लस इनडायरेक्ट खर्चा, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, एंड एट लास्ट मैं बोलना चाहता हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितना है आपका, आप सबका नाम एक बार जरूर सुन लीजिए और ये इससे एक क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बन जाता है आजकल एग्जाम में, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, 3 बोलता है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड, कॉस्ट अकाउंटिंग 4 बोलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, कॉस्ट अकाउंटिंग 5 बोलता है एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस, याद देखिए 4 है क्या कैप्टिव कंजम्पशन का, 5 है ट्रांसपोर्टेशंस का, 6 है मटेरियल कॉस्ट, 7 इज एम्प्लॉय कॉस्ट, 8 इज कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी, 9 है पैकिंग मटेरियल कॉस्ट एंड 10 है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 11 क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, 12 क्या रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, 13 है कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर, 14 है पॉपुलेशन कंट्रोल कॉस्ट, 15 है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, 16 है डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, 17 है इंटरेस्ट एंड फिनेंशियल कॉस्ट, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए 17 के बाद बोलता है 18 है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, 19 है जॉइंट कॉस्ट, 20 है रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउस, and 21 is quality control, 22 is manufacturing cost, 23 is overburden removal cost and last 24 is treatment of revenue in cost statement। तो ये जरूर देख लीजिएगा, इससे भी आजकल क्वेश्चन आता है, इतना एमसीक्यू आप देख लेंगे आराम से आप एग्जाम में टैकल कर पाएंगे।
ठीक है, थैंक यू।